ये जो हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, इनके दादाजी की साइड की कहानी है ये। ओके। तो 1970s में क्या था कि इनके दादाजी जो हैं वो बिहार के एक शहर है, शहर का नाम हम ले सकते हैं इसमें? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो जाए नहीं, इसलिए नहीं, बहुत ज्यादा लोकल एरिया में मत घुसना, इतना ज्यादा ऊपर ऊपर से कि शहर बता दिया, बहुत लोकेलिटी नहीं बताना। अच्छा, तो मतलब कि ये मतलब कि बिहार के एक शहर की जगह है वहाँ पे। ठीक। और इनका हम नाम यहाँ पे रख लेते हैं द्वारका नाथ, इनका नाम रख लेते हैं। चले। ठीक है। तो द्वारका नाथ जी क्या करते हैं कि इनके एक दोस्त होते हैं जो कि बनारस से यहाँ पे आने वाले थे बिहार के शहर में। अब ये दोस्त जो है ना, ये हमारे इस कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार यहाँ पे निभाने वाले हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं। जो हमारे जो ये दोस्त हैं, इनका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे शास्त्री। शास्त्री हम इनका नाम रख लेते हैं यहाँ पे। तो शास्त्री जी जो है ना, ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। लेकिन एक दिन जो इनका मन किया कि भाई मैं तांत्रिक लाइन में आ जाऊँ मैं। तो तांत्रिक लाइन में आते हैं एक बहुत ही अच्छे गुरु, क्योंकि उस ज़माने में, क्योंकि हम 50 साल पीछे की बात कर रहे हैं, और उस ज़माने में आपको अच्छे गुरु मिल जाया करते थे। आज की तरह नहीं है कि आप अगर जाएंगे तो आप चले ढूंढने के लिए तो आपको 100 में से 99 तो आपको वैसे ही मिल गए फेक वाले, एक शायद आपको बहुत ढूंढ के आपको कोई जेन्युइन मिल जाएगा। सही कहा आपने। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे अगर आप जाएं तो अच्छे गुरु आपको मिल जाया करते थे जो कि आपको सही रास्ता दिखाते थे। तो ये उनके उसमें आए, शागिर्दी में आए वहाँ पे। तो ये उस टाइम पे सीख ही रहे थे, तो ये स्टूडेंट थे वहाँ पे एक तरीके से ये। तो इनको कुछ गुरु मंत्र दिया हुआ था। वो गुरु मंत्र ऐसा होता था, शास्त्री जी को ऐसा मिला था गुरु मंत्र कि वो एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता था। कि आप किसी भी जगह पे अगर आप जाते हैं जो मायावी हो, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी ऐसी जगह हो जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी हो, जहाँ पे भूत पिशाच मिलने के चांसेस हाई हों, तो वो आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उससे बचा के रखे, उससे बचा के आपको रखे। तो द्वारका जी के बुलाने पे जो है, शास्त्री जी जो हैं वो बनारस से बिहार पे पहुंचते हैं उनके वहाँ पे। तो पहुँचते पहुँचते जो है उनको थोड़ा सा शाम हो गया था। पहुँचे तो इतने में क्या था कि द्वारका जी के एक दोस्त थे वहीं के दरोगा। तो दरोगा जी जो है वो अपना काम ख़त्म करके शाम को वहाँ पे आए इनसे मिलने के लिए। कहा कि भाई बनारस से हमारे एक मित्र आ रहे हैं, तो आप ज़रा उनसे भी मिल लें यहाँ पे। ऐसे ऐसे था यहाँ पे। और उनके दरोगा जी के दिल में इन सबको लेकर के बहुत ही इज्जत रहती थी। जो भी तांत्रिक लाइन में जो भी होते उनके लिए बहुत इज्जत रहती थी। तो दरोगा जो थे ना, वो थोड़े से परेशान दिख रहे थे। अब इस परेशानी को नोटिस करते हुए द्वारका जी ने पूछा कि दरोगा जी आप परेशान क्यों हैं, क्या बात हुई है? तो दरोगा जी ने कहा कि यार द्वारका जी, मैं एक केस है ना उसमें थोड़ा सा मैं उलझा हुआ हूँ। बहुत ही उलझन भरा केस यहाँ पे आया है। वो बताते हैं कि मैं मतलब जब से, उनकी पैदाइश भी वहीं की थी दरोगा जी की, तो कहते कि मैं जब से यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, जब से यहाँ पे दरोगा बना हूँ मैं, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि यहाँ पे कोई एक लाश जो है वो नदी में तैरते हुए मिल जाए यहाँ पे। कि क्राइम ही वहाँ पे इतना कम होता था, और अगर हो भी गया ज़्यादा ज़्यादा तो एक खून का कहीं होता था, लेकिन ऐसे नहीं होता था कि नदी में तैरते हुए आपको कोई लाश आपको मिल जाए। तो वो कह रहे थे कि हमें एक लाश वहाँ पे तैरती हुई मिली थी उधर, वो हमें मिली अभी कुछ दिन पहले। और उस लाश का जो है ना, हम लोगों ने मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन अभी तक हमें मिला नहीं है, कोई क्लेम करने अभी तक आया नहीं है। और इनिशियल जो एक पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है, दो होती है, एक तो आपको इनिशियल मिलती है और एक आपकी डिटेल होती है जो थोड़ा दिन बाद आपकी आती है। तो जो इनिशियल रिपोर्ट जो इसमें मिली है, इसको इसमें इसके पेट में हमें बहुत ज़्यादा शराब हमें मिली है, बहुत भारी मात्रा में हमें शराब मिली है। इतना इनके ब्लड में भी मिली हुई है, इतनी शराब इनके पेट में हमें मिली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखने वेखने में ये बड़ी मतलब कि शरीफ घराने की लगती है, बहुत अच्छे घर की कोई होगी ऐसी हमें लगती है। अब अच्छे घर की औरत उस ज़माने में शराब पिए और उसकी बॉडी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी बिहार जैसे स्टेट के लिए। तो इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा सा अभी कंफ्यूज थे, थोड़ा सा परेशान भी थे। तो शास्त्री जी जो है ना, वो कहते हैं कि दरोगा जी क्या मैं उस लाश को मैं एक नज़र देख सकता हूँ? तो थोड़ा कहा कि चलो ठीक है आप देख सकते हैं, आप अगले सुबह जो है आप थाने आ जाइए। अब थाने इसलिए मैंने बोला क्योंकि उस ज़माने में ना मॉर्चुरी मेन सिटी में होती थी। जैसे कि आपको मॉर्चुरी के लिए आपको कहीं पे किसी बड़े शहर में आपको जाना पड़ेगा, और जिस जगह की मैं बता रहा हूँ वो जगह कोई इतना बड़ा कोई शहर था नहीं वो जी। तो इसलिए क्या करते थे ये लोग कि लाश को ये लोग थाने में रख दिया करते थे, 2-3 दिन ज़्यादा रखते थे। उसके बाद इस लाश को उनको डिस्पोज करना होता था, मतलब जो भी इनका जो आखिरी क्रिया जो होती है वो इनको करना होता था। क्यों?
क्योंकि लाश सड़ने लग जाए ना तो उसमें क्या होता है कि आपका काफ़ी गंदगी, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा उसका भी ख्याल रखना था। तो इन्होंने कहा कि वैसे भी कल हम इस लाश का जो है यहाँ पे हम उसका क्रियाक्रम हम कर देंगे, तो कल आप आके एक बार एक नज़र आप देख लीजिए। तो गए वो अगली सुबह वहाँ पे जाके उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि लड़की जो थी वो बहुत मतलब वाकई शरीफ घराने की थी। उसकी शक्ल उन्होंने देखी थी तो पूरा शक्ल उनका एकदम सफ़ेद होके रखा हुआ था। और इन्होंने ना इनके गले की तरफ में इन्होंने थोड़ा सा एक वो देखा, एक निशान यहाँ पे हो रखा है। तो जैसे कि गला घोटते हैं जब, तो होता है ना कि ये थंब इंप्रेशन वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे आ जाता है। स्ट्रैंगुलेशन का जो मार्क होता है वो बहुत मतलब विजिबल था वहाँ पे। तो इतना तो देख के उनको लग गया कि हाँ ठीक है, गला दबाने से तो इसकी हत्या तो हुई है यहाँ पे, लेकिन ये सिर्फ हत्या का मामला मुझे नहीं लगता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे। उनको कुछ सस्पिशियस लगा, उनको थोड़ा सा सस्पिशन काफ़ी लगा उनको। तो इसी सोच विचार में वो वहाँ से थाने से घर वापस आते हैं। घर मतलब कि द्वारका जी के घर में वो वापस आते हैं। अब घर आके थोड़ा नहाते वहाते अपना दोबारा और एकदम शांत बैठ जाते हैं। और अचानक से द्वारका जी से पूछते हैं कि द्वारका जी यहाँ आसपास कोई काली माँ का, दुर्गा माँ का मंदिर है कहीं पे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ से कुछ थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, कुछ किलोमीटर आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई लगभग 3-4-5 किलोमीटर जो है आगे नदी के पास में ही थोड़ा ऊंचाई में पहाड़ी में एक मंदिर है वहाँ पे। और उस मंदिर में वो काली माँ की मंदिर है और वहाँ पे ना अष्ट धातु की एक काली माँ की मूर्ति वहाँ पे है। तो आप वहाँ पे जाए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वो भी समझ ही गए थे कि काफ़ी मतलब कि डेड बॉडी देख के हैं तो थोड़ा होता है ना, माइंड थोड़ा विचलित हो जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ उनके साथ थी। तो उन्होंने इस सोच के साथ उनको उस मंदिर का रास्ता उनको बताया था। तो ये उसी शाम जो है निकल जाते हैं। अब इनको ये भी कहा था द्वारका जी ने कि आप वहाँ पे जाना तो आप जल्दी वापस भी आ जाना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देरी करेंगे ना तो अंधेरा होती क्या होता है कि वहाँ पे जंगली जानवर निकल के आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और द्वारका जी के पास टाइम था नहीं, क्योंकि वो कहीं उनको किसी काम से जाना था, नहीं तो वो भी साथ हो लेते वहाँ पे। अच्छा, तो ये अकेले वहाँ पे चले गए। तो गए तो जाते जाते क्या हो गया कि सनसेट हो गई थी, काफ़ी अंधेरा भी हो गया था वहाँ पे। तो ये वहाँ पे पहुँच गए मंदिर पे। अब पहुँचे, अच्छा रास्ता जो था ना मंदिर का काफ़ी दुर्लभ किस्म का था, काफ़ी मुश्किल भरा रास्ता था वहाँ पे। अच्छा, सही रोड नहीं था, अच्छा नहीं। हाँ, रोड अच्छा था नहीं, बहुत ही कच्चा रास्ता जिसे कहते ना वो था। अब क्या होता है कि वो मौसम बारिश वाला था नहीं, अचानक से ऐसी बारिश आती है, मूसलाधार बारिश जिसे कहते ना, वो आ गई वहाँ पे। और इसकी वजह से क्या था कि जो शास्त्री जी जो हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो अब वापस तो जा नहीं सकता, एक तो बारिश हो रही है और दूसरा अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं गया तो भाई यहाँ पे जंगली जानवर निकल के आ सकते हैं, भाई मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं जी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं मंदिर में ही स्टे कर लेता हूँ और अगली सुबह जब वापस चले जाऊँगा मैं। अगली सुबह जो है शास्त्री जी वापस आते हैं। वापस आके द्वारका जी से जब मिलते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान नज़र आते हैं वो। अच्छा, अब आप सोचिए कि मंदिर आप गए हैं तो आप क्या सोच के आप वापस आएंगे कि भाई बंदा अगर आएगा तो बहुत ही रिलैक्स होके आएगा, हाँ, शांत होगा, उसका पीसफुल होगा। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वो वापस आए तो आते के साथ उन्होंने पूछा कि दरोगा जी से मिलना है अर्जेंट। तो द्वारका जी बोले कि भाई दरोगा जी से आपको क्या काम आ गया अभी? कहा कि नहीं मुझे मिलना है, मिलाओ मुझे उनसे। और ठीक है अभी हम चलते हैं, थाने चलते हैं। तो गए दरोगा जी से जाके मिले वहाँ पे। तो पूछा कि दरोगा जी आप एक बात बताएं, वो जो लड़की जो थी उसका आपको कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको मिला नहीं ना कि कौन थी क्या थी ऐसा कुछ आपको? कहा कि नहीं केस आपका अभी कोई प्रोग्रेस भी किया नहीं? कहा कि नहीं बिल्कुल भी नहीं किया यहाँ पे। तो कहा कि दरोगा जी एक बात बताइए, एक गांव का नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे, नाम रख लेते सीमापुरी, नाम रख लेते उसका। तो कहा कि क्या आपके थाना क्षेत्र में सीमापुरी नाम का गांव आता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आता है। तो कहा कि अच्छा वहां पे कोई महेश नाम का बंदा रहता है क्या? आप जरा पता करिए, महेश नाम का बंदा पता करिए। और ये भी पता करें आप कि क्या उनके घर से कोई औरत कुछ दिनों पहले गायब हुई थी? ये भी आप पता करिए। कि ठीक है पता करता हूँ मैं। अब दरोगा जी जो थे वो तो उन्होंने ज़्यादा पूछा पाछा नहीं कि क्यों ये पूछा, सोच तो ज़रूर रहे थे कि भाई ये इतना सब भी क्यों पूछ रहे हैं वहाँ पे, एक गांव का नाम, बंदे का नाम, फैमिली का नाम, ये सब क्यों पूछ रहे हैं वहाँ पे। खैर उन्होंने ज़्यादा देरी करी नहीं और वो चले गए उस गांव में।
तो पहले वहाँ पे गए तो गांव में जाकर उन्होंने पूछा कि भाई महेश वेश कौन है यहाँ पे। तो जो घर का जो उन्होंने मतलब बताया कि भाई ये महेश का घर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके इनसे मिल लीजिए। गए वहाँ पे तो देखा वाकई वहाँ पे कोई महेश नाम का बंदा उधर है। और जब उनसे पूछा पाछा तो उनके घर का जो मैं आपको बताता हूँ, महेश के घर का, महेश के घर वाले जो थे ना मतलब बड़े खुश नज़र आ रहे थे। अब आप सोचिए कि अगर आपके घर की कोई औरत कुछ दिनों से लापता है, गायब है, तो आपके घर में माहौल क्या होगा। वही टेंस्ड माहौल, हर कोई सोच में विचार में पड़ा हुआ है, कहाँ गई क्या गई, मतलब टेंशन का माहौल पूरा। महेश के घर में हालात इसके बिल्कुल उलट थे। खुश थे सब लोग। खुश थे, खुश थे। और कह रहे थे कि भाई हमें तो छुटकारा मिल गया उससे, हमें छुटकारा मिल गया। और वो क्या कर रहे थे कि वो लोग जो है ना महेश की दूसरी शादी का ख्याल वो रख रहे थे वहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे इसकी दूसरी शादी यहाँ पे कराएंगे। और इन्होंने, अच्छा एक कमाल की बात और थी कि इन्होंने ना उस औरत की कोई मिसिंग पर्सन कंप्लेंट जो होती है वो इन्होंने दर्ज कराई नहीं वहाँ पे कि भाई गुमशुदा है, ऐसा है, वो तक भी इन्होंने नहीं कराई। तो दो चीज़ तो कंफर्म हो गई कि सीमापुरी गांव में एक महेश नाम का बंदा रहता है, और जो औरत जो है वो उसी घर में वो रहती है वहाँ पे, और वो गुमशुदा है वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होता है कि अब ये शास्त्री जी से मिलने आते हैं, कहते हैं कि शास्त्री जी आपने तो बिल्कुल सही बात बोली है, मतलब मैं तो इतना तो मैं जानता नहीं, तो कम से कम इतना तो पता चल गया ना कि भाई औरत कौन है क्या है। अच्छा, औरत का जो नाम था ना वो था शीतल देवी, उसका नाम था, औरत का नाम शीतल देवी था। तो कहा कि चलो हमें इतना तो पता चला कि औरत कौन थी, कहाँ रहती थी, इसके घर वाले कौन थे, हमें ये तो पता चल गया है। लेकिन अब हमें जो है ना दो चीज़ें पता करनी है कि मर्डर कौन है और मोटिव क्या था। ये दो चीज़ हमें यहाँ पे पता करनी होगी जी। तो कहा कि आप ये पता करना चाहते हैं ना, शास्त्री जी बोले कि आप ये पता करना चाहते हैं ना। कहा कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ये पता लग गया तो ये इस गांव का अगर ये ऐसा केस, ऐसा दुर्लभ केस अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो फिर वहाँ पे मेरी बहुत वाहवाही हो जाएगी हेडक्वार्टर्स में, मेरा नाम काफ़ी चल सकता है, मेरा प्रमोशन हो सकता है आगे चल के, है ना। तो कहा कि ठीक है, आप जो है ना ईस्ट यूपी में एक जगह है, शक्तिपीठ है वो, शक्तिपीठ है वो, अब वहाँ पे चलिए, आपका कातिल वहीं आपको मिलेगा। कहा कि ठीक है चलते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपनी टीम उठाई, शास्त्री जी और द्वारका जी, ये लोग जो हैं दरोगा के साथ चल पड़े वहाँ पे ईस्ट यूपी में, उस शक्तिपीठ में वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचते पहुँचते उनको थोड़ा वहाँ पे टाइम हो गया था, तो उन्होंने स्टे किया और अगले दिन जो है वहाँ का जो मुख्य मंदिर जो था वहाँ पे, उनके पंडित जी से वहाँ पे मिले, अपना आई कार्ड दिखाया, बोले कि हम पुलिस से हैं, ऐसे ऐसे हम आए हैं, एक केस की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, तो आपके हम पुरोहित जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ज़रा वहाँ बाहर वेट कीजिए, अभी पुरोहित जी को मैं बुलाता हूँ फटाफट। आए वहाँ पे पुरोहित जी, पूछे कि हाँ जी बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो कहा कि आपके शहर में यहाँ पे कोई एक तांत्रिक और उसके साथ में कोई भैरवी यहाँ पे आई है क्या, तांत्रिक और भैरवी, ठीक है। तो कहा कि ये ज़रा आप पता करवा दीजिए। कहा कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते भी हैं, थोड़ा सा हमें पता करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ हुए तो यकीनन आपको जो है हम उनका पता बता देंगे, तो आप मुझे थोड़े कुछ टाइम के मुझे मोहलत दे दीजिए। तो कहा कि ठीक है, हम अभी 2-3 घंटे में अभी हम वापस आते हैं, आप इतने में ढूंढ लीजिए। ठीक है, 2-3 घंटे बाद वापस आते हैं और बोलते हैं कि आपने जो तांत्रिक और भैरवी और जो आपने हुलिया वगैरह, क्योंकि हुलिया के साथ उनको बताया था कि ऐसा ऐसा हुलिया यहाँ पे होगा, और हुलिया भी जो है वो शास्त्री जी ने ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा उनका हुलिया होगा यहाँ पे। अब जो हुलिया था उसके हिसाब से इनको पता लगे कि हाँ ऐसा ऐसा कोई एक तांत्रिक और भैरवी जो है वो यहाँ पे कहीं रहते हैं। तो उनका पता बता दिया, लोकेशन पता लग गई, गए वहाँ पे जाके धर दबोचा उनको और ले आए इनको बिहार, अपने गांव में लेकर के आ गए, मतलब शहर में लेकर के आ गए, वहाँ पे लाए। अब वहाँ पे क्या था कि भाई इनको रिमांड में रखा, तांत्रिक को पकड़ा यहाँ पे और खूब उसको मारना पीटना चालू कर दिया। वहाँ पे जो होता है पुलिस जो तरीका रहता है उनका, पुलिस का तौर तरीका, वो उन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये काम भैरवी के सामने किया। अब भैरवी जो है उसको देख के उसके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई वहाँ पे कि भाई इसको तो इतना बुरा, इसको तो बहुत भर भर के मार रहे हैं इसको तो। अब इससे बोला कि भाई तू बता दे, कबूल कर ले कि तूने यहाँ पे किया, ऐसा बता दे क्या क्या हुआ था। आखिर में आके इसने कबूल कर लिया, इसने बोला कि हाँ जी उस औरत को, शीतल देवी को मैंने ही मारा था, शीतल देवी को मैंने ही मारा था यहाँ पे। और भैरवी जो थी ना उसको बोला कि देख भाई इसने तो अपना जुर्म यहाँ पे कबूल कर लिया है, तो अब या तो तू हमारी सरकारी गवाह बन जा, ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे ना केस ऐसा बना देंगे कि भाई
तू जो है इस पूरे क्राइम में तू भी वहाँ पे इन्वॉल्व थी, और तू तेरा भी इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे, मतलब उसी को फंसाने का। और तुझे भी फंसा देंगे यहाँ पे। हाँ। तो उनको एक गवाह भी तो चाहिए ना, सरकारी गवाह। तो कहा कि ठीक है, मैं आपके सरकारी गवाह यहाँ पे बन जाऊंगी। आगे जाके ट्रायल में वो जाता है, और इतना तो पता चल जाता है कि भाई अब ये तो जुर्म यहाँ पे साबित हो चुका है, सरकारी गवाह हमारे पास है, तो इसको उम्र कैद से नीचे तो कुछ होगा नहीं इसको, ये तो डन हो गया था, यानी कि केस तो यहाँ पे सॉल्व हो गया था। अब केस जब सॉल्व हुआ तो दरोगा जो थे ना, उनको मची खुजली कि यार शास्त्री जी ने 48 घंटे के अंदर अंदर मेरे केस सॉल्व करवा दिया, जो कि मैं 3-4 दिन से लगा हुआ था इसके पीछे, कि करा कैसे यहाँ पे। तो शास्त्री जी से मिलते हैं, ये द्वारका जी भी वहाँ पे होते हैं, शास्त्री जी भी वहाँ पे होते हैं, मिलते हैं वहाँ पे, और बोलते हैं कि शास्त्री जी जरा आप मुझे ना, हाथ जोड़ के बोला कि शास्त्री जी आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला कि ये तांत्रिक ऐसा है और इसके साथ भैरवी भी हो, क्योंकि भैरवी का तो आपने भी मुझे नहीं बताया था, आपने भी वहाँ पे मुझे, जब हम शक्तिपीठ पहुंचे थे तब आपने मुझे बताया। तो आपको पता कैसे चला कि यही खूनी होगा और वहीं पे जाके मिलेगा? तब इन्होंने पूरी बात बताई। अब यहाँ पे सस्पेंस खुलने का वक्त आ गया है जी। तो मैंने आपको बताया था ना कि शास्त्री जी जो है वो मंदिर गए थे, हाँ। काली माँ के मंदिर में गए थे। अब काली माँ के मंदिर में गए थे, वहां पे बारिश हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं पे स्टे कर लेता हूँ। जब वहां पे स्टे करने का इन्होंने इरादा बनाया ना, तो बिजली कड़की एकदम से, बिजली कड़की, तो इन्होंने देखा कि वहां पे कोई एक औरत है जो बैठी हुई है। मैंने कहा कि भाई औरत यहाँ पे अकेली इधर क्या कर रही है जी। कोई वक्त तो है नहीं यहाँ पे, इतने अंधेरे में यहाँ पे मंदिर में भी रहना इतना तो ठीक नहीं है यहाँ पे। दोबारा जब बिजली कड़की तो शास्त्री जी ने उस औरत की शक्ल देखी, और वो शक्ल और कोई नहीं, शीतल देवी की थी। और उन्होंने कहा कि वो सोचने लग गए कि यार ये शीतल देवी ये तो मर चुकी है, यहाँ पे क्या कर रही है ये। तो उनको पता तो चल गया था कि भाई ये कोई जिंदा औरत तो है नहीं, ये तो मुर्दा है, ये कोई आत्मा है यहाँ पे। तो और उनके पास तो प्रोटेक्शन लेयर तो था ही वहां पे। तो वहां पे गए उसके पास में और जाके बोला, पूछा उससे कि शीतल जी आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्या हुआ था आपके साथ। दरोगा जी भी आपके केस को लेकर बहुत परेशान हैं, और आप भी विजिबली जो है काफ़ी मतलब परेशान दिख रही हैं। आपके साथ यकीनन कुछ गलत हुआ है, मुझे लग रहा था, मैं इसलिए यहाँ मंदिर में आया हुआ था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस मंदिर में ही मुझे यहाँ पे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। तब शीतल देवी ने अपनी सारी कहानी वहाँ पे बताई। अब यहाँ से कहानी जो है मोड़ लेती है शीतल देवी के बैकग्राउंड पे, कि कैसे कैसे वो उस मंदिर तक आई, क्या क्या उनके साथ वहाँ पे, वो सारी बातें यहाँ पे आएंगी। तो शीतल देवी जो है ना, ये सीमापुरी में इनकी शादी वहाँ पे हुई थी, काफ़ी बचपन में, कुछ ज़माने में बचपन में शादी हो जाया करती थी। इनकी शादी को 10 साल हो गए थे और इनको कोई बच्चा नहीं था। और इस वजह से क्या था कि इनको बाँच बाँच करके जो है इनके सास ससुर, गांव वाले, आस पड़ोस के लोग इसको ताने देते थे, और ये तानों से बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन क्या होता है कि दशहरा का दिन होता है, तो वहाँ पे इनके गाँव में एक मेला लगा हुआ था। तो मेले में ये गई थी वहाँ पे, इसके साथ में इसकी एक सहेली भी थी जिसका नाम था शांति देवी। अच्छा। ठीक है, तो शीतल और शांति देवी, हाँ, शीतल और शांति ये लोग वहाँ पे चले गए। ठीक है, अब मेले में लोग घूम रहे थे वहाँ पे, तभी क्या होता है कि इनकी नज़र पड़ गई थी, शीतल की जो है नज़र वहाँ पे पड़ गई थी कि यहाँ पे एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए हैं। तो उसको माइंड में आया कि अरे बाबा जो है ना, ये मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे इनसे एक बार मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, इनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए, ये शायद मेरी हेल्प कर सकते हैं। गए, जाके पाँव छुए उनके और बताया कि बाबा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बच्चा हो नहीं रहा है यहाँ पे, सभी मुझे ताना वाना देते रहते हैं। तो कहा कि बेटी तुम फिक्र मत करो, आज से 20 दिन बाद जब दिवाली होगी, अमावस्या की रात, तुम मेरे वहाँ जो मंदिर जो है काली माँ का मंदिर, वही मंदिर जहाँ पे मिले थे ना ये, उसी काली मंदिर में तुम आना और कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो तुम्हें जब आना होगा तो तुम लाल जोड़े में आओगी और तुम्हारे हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ तुमने पहनी रखी हो, तो पूरा एकदम श्रृंगार के साथ तुम्हें वहाँ पे आना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम इसके बारे में किसी को बताओगी नहीं और किसी को लेकर के आओगी भी नहीं। और तीसरी चीज़ कि तीसरी चीज़ तुम्हारी हो जाएगी कि भाई तुम्हें आना है सनसेट के बाद, शाम को आना है, अंधेरा होने के बाद, मतलब अंधेरा जैसे हो जाएगा ना तब तुम्हें वहाँ पे आना होगा। ठीक है बाबा मैं आ जाऊँगी, इतना बोल के चली जाती है। अब 20 दिन खत्म होते हैं और आता है दिवाली की शाम, वो आती है। अब शीतल जो है ना वो थोड़ा सोच रही होती है कि भाई मैं यहाँ पे अकेले कैसे जाऊँ, मैं यहाँ पे, मतलब मुझे तो जाने में बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक तो ये मुझे शाम के टाइम पे वहाँ पे बुला रहे हैं,
और रास्ता भी जैसे मैंने आपको बताया था कि रास्ता रास्ता भी ऐसा है कि बहुत ही मतलब खतरनाक सा रास्ता है, और थोड़ा मतलब कि अच्छा रास्ता नहीं है वहाँ पे, बहुत ही कच्चा पक्का रास्ता वहाँ पे है। तो कैसे जाऊँ वहाँ पे मैं? तो वो सविता को कहती है कि सविता तू भी मेरे साथ चल देना। तो सविता ने बोला कि भाई तुम्हें तो मना किया है वहाँ पे कि भाई तुम्हें तो अकेले जाने का किया, मुझे डर लग रहा है यार, उन्होंने टाइम भी तो ऐसे रखा है ना। तो कहा कि चलो ठीक है चल दी तुम्हें तुम्हारे साथ। तो कहा कि ठीक है तुम चल दो मेरे साथ, बस मंदिर के अंदर मत जाना, बाहर ही बाहर तुम रहना। ठीक है चलते हैं वहाँ पे। मंदिर पहुँच गए। अब मंदिर पहुँचने के बाद क्या होता है ना कि वहाँ पे देखते हैं कि वो जो बाबा हैं वो वहाँ पे ध्यान में है अपने। तो उनका जैसे अपना पूरा सब हो जाता है वहाँ पे। करने के बाद ये कहते हैं कि आओ बेटी आओ। वो माइंड नहीं करते कि शांति देवी वहाँ पे आई है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं ठीक है, मतलब सविता भी वहाँ पे आई है, कहते हैं कि कोई बात नहीं आई, कोई बात नहीं, माइंड नहीं करा उन्होंने। शीतल जो है मतलब उसको बुलाते हैं कि भाई आओ तुम यहाँ पे बैठो अभी। और क्या कहते हैं कि भाई चलो अभी मंदिर में अभी हम चलते हैं, और जाके अपना वहाँ पे हम आगे का जो क्रिया होता है हम करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया था पहले से ही अपना मतलब तांत्रिक जो थे उन्होंने पहले से ही अपना जो हवन का जो सारा कुछ होता है सामग्री वगैरह सब कुछ उन्होंने तैयार करके रखा हुआ था वहाँ पे, जो भी अपना पूजा का सब सेटअप होता है उन्होंने तैयार रखा था। और उसकी जो सहेली थी उसको बोला कि भाई तुम यहाँ पे बाहर वेट करो। ठीक है दरवाज़ा इन्होंने मंदिर का बंद कर दिया। और यहाँ पे जैसे कि इधर एक साइड में तांत्रिक जी बैठ गए और दूसरे साइड में वहाँ पे शीतल बैठ गई उधर। ठीक है और वहाँ पे अपना पूजा कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो ह्यूमन स्कल होता है जी उसका उन्होंने टॉप का पार्ट हटा के रखा था। तो वो ऐसा था जैसे कि उसमें एक कटोरी नुमा एक शेप वहाँ पे बन रखा था। तो उस पर उन्होंने शराब डाली थी और शराब डाल के जो है उसको दिया था कि ले बच्ची पी ले इसको। अब एक तो क्या है ना कि औरत को एक तो ह्यूमन स्कल देख के वैसे थोड़ा सा डर लग गया वहाँ पे, जनरली डर लगता है उनको, और दूसरा उसमें शराब भी थी वो पी नहीं सकते। और कितना मतलब उनको थोड़ा सोच के भी बड़ा घिन सा लगता है कि यार ह्यूमन स्कल में तुमने शराब वहाँ पे डाल के दी हुई है, तो थोड़ा अजीब सा लग जाता है। क्योंकि मैं नहीं पीऊँगी मैं नहीं पीऊँगी, लेकिन पी ले इसको। तो ऐसे थोड़ा उसको थोड़ा डरा के उसको बोला, तब भी नहीं पी रही थी। तो उठ के आते हैं और आके जो है उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे पिला देते हैं वहाँ पे। और ऐसा कम से कम 4-5 बार ही चलता रहता है। अब जब ये हो गया और देख ले कि अब ये नशे में है यहाँ पे, तो इसके बाद जो है वो तांत्रिक उठता है और उसके साथ गलत वहाँ पे करता है, फिजिकली वहाँ पे गलत उससे करता है। अब जब ये हो रहा था ना, जब ये गलत उसके साथ कर रहा होता है, तो ये चीज़ उसकी सहेली ने ना बाहर से देख लिया था। क्योंकि सहेली जी तो सोच रही है कि काफ़ी टाइम लग रहा है यहाँ पे, ये लोग अभी आ क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने क्या किया कि मंदिर का जो दरवाजा का जो की होल होता है वो की होल में से उसने देखा, तो देखा कि यार ये तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही है यहाँ पे। तो और वो देख कितना शौक हो गई, वो देख कर के वो बेहोश हो गई वहाँ पे। अच्छा तांत्रिक जो है जब शीतल के साथ जब उसने दुष्कर्म जो करा उसके बाद जब वो हो गया वहाँ से फ्री, तो उसके बाद उसने कहा कि भाई अगर मैं इसको जिंदा छोड़ दूंगा मेरे में तो ये बता सकते मेरे भी बात आ जाएगी, तो जाके सबको बता देगी, तो मेरा भांडा फूट जाएगा यहाँ पे। तो उसने क्या करा, अब वैसे तो वो तो एकदम ही पूरा निढाल तो पड़ी थी वहाँ पे, जी जी तो उसका वहाँ पे उसने गला वहाँ पे दबा दिया। और वो वैसे भी स्ट्रगल कर नहीं सकती थी वहाँ पे। तो पूरा गला दबाने के बाद जब देख ले कि हाँ भाई ये मर चुकी है यहाँ पे, तो उसकी बॉडी को खींच के फिर वो जो मंदिर की जो है ना पहाड़ी वहाँ से उसको फेंक देते नदी में। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे कत्ल हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है तांत्रिक मुड़ता है बाहर की तरफ, कह के भाई इसका इसका भी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ना। तो जाता है उसकी सहेली के पास। तो बोलता है कि उसको उठाता है वहाँ पे, थोड़ा पानी वानी मार के उसको होश में लाता है। पूछते कि भाई तुमने मेरी सहेली के साथ तुमने क्या किया यहाँ पे। कहा कि कुछ नहीं, वो क्रिया का हिस्सा था, तुम डरो मत। और पूछे कि भाई मेरी सहेली कहाँ पर है, शीतल कहाँ पर है। तो बोले शीतल तो जा चुकी है, उसको मैंने घर भेज दिया था, उसको मैंने कहा था कि बस सीधा तुमने अब इसके बाद घर जाना है। तो देखो वो तो चली गई अपने घर। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ईस्ट यूपी में, और वहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें भैरवी बनाऊंगा अपनी। अब भैरवी क्या है ना कि जैसे कि तांत्रिक का कोई भी क्रिया रहता है ना तो इसमें भैरवी की जरूरत होती है। और कहा कि भाई मैं तुम्हें जो है ना बहुत सारी पावर्स तुम्हें दूंगा। तो उसको लालच देने लगा वहाँ पे जी कि मैं तुम्हें यहाँ पे पावर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तुम बहुत मतलब आगे जाओगी। अब कहा कि भाई मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ गाँव छोड़ के। लेकिन अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो यहाँ पे, भाई तुम्हारे गांव में तुम एक बाप है, तुम्हें तो सास ससुर तो है नहीं तुम्हारे, जी और तुम्हारे जो हस्बैंड है वो भी सालों साल जो है वो आता नहीं है, बाहर रहता है कहीं पे काम की वजह से, बहुत सालों में जाके एक बार ही आता है। तो तुम वैसे ही अकेली हो, क्यों फिर घबरा रही हो। कहे ठीक है भाई अगर ऐसा तो मैं चली थी फिर तुम्हारे साथ। तो वो चली गई वहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है ना कि जब ये ट्रायल सारा कुछ हो रहा था ना तो उसमें इसने बताया भी था, या शीतल उसमें जो क्या नाम है शांति जो थी,
शांति ने बताया भी था कि ये जो था ना, जब मैं वहाँ पहुँचे एसटीओपी में, तो मुझे पता लग गया कि भाई ये तो ढोंगी है, यहाँ पे इसको कुछ आता जाता है नहीं, और ये मेरा भी वहाँ पे फ़ायदा उठाता रहता था वहाँ पे। उठाता रहता था। हाँ, और उसको लालच देता रहता था कि भाई मैं तुझे बहरवी बनाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन इसने कुछ करा नहीं वहाँ पे। तो इस तरीके से जो है ये केस यहाँ से शांति सॉल्व को होता है। बाद में समझ आया या फिर उस वक्त जब वो चल रही थी चीज़ उसके साथ फायदा उठाने वाली? शांति को बाद में समझ में आता है, जब उसका फ़ायदा वायदा उठाया गया ना वहाँ पे, तब जाके उसको समझ में आता है कि भाई ये जो है मैं तो यहाँ पे फंस चुकी हूँ। अब वो जा भी नहीं सकती थी ऐसे वापस, क्योंकि उस ज़माने में औरतें अगर ऐसे बाहर निकल जाए ना वहाँ पे, तो बड़े उन पे सवाल उठ जाते हैं। तो इस वजह से क्या था कि वो वहाँ पे फंस चुकी थी, यानी कि या तो वो मतलब उसका वही था ना कि भाई आगे कुआं, मतलब आगे खाई पीछे कुआं वाला, वो वाला सीन इसके साथ हो गया था। तो कहा कि भाई अब तो मैं ऐसे तो फंस चुकी है यहाँ पे, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए तो वो जो भैरवी जो थी ना, वो भैरवी और कोई नहीं, वो यहाँ पे शांति को ही बनाया गया था। एक तरीके से उसका एलाबाई हो जाता है ना वहाँ पे, कि भाई इसने तो देख लिया यहाँ पे, हाँ। इसको शक हो गया होगा वहाँ पे, तो इसको तो मुझे लेके जाना पड़ेगा ना कहीं पे, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। भाई क्राइम तो जो करना है कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल। इसको मुझे साथ लेके जाना पड़ेगा। अब गांव की औरत थी तो बहला फुसला के लेके जाना उसके लिए काफ़ी आसान काम था। इसलिए पता ये लगा कि उस बाबा ने ऐसे बहुत सारे कांड उसने पीछे भी किए हुए थे अलग अलग जगहों पे।